100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे। प्रोग्राम बातें मुलाकातें लेकर हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर एक विशेष मेहमान को लेकर अपने साथ। प्रोग्राम में हम हमेशा ऐसी शख्सियतों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बड़े काम किए हों, अपने क्षेत्र का एक सशक्त हस्ताक्षर हो। आज हमारे अतिथि जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र से हैं और वो एक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की बहुत सारे विधाओं से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हैं, नाम है डॉक्टर आलोक धवन। इस समय निदेशक हैं जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। डॉक्टर साहब को मैं इतने वर्षों से जानती हूँ और तमाम विधाओं पर हमने बातचीत की, तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। आज मुझे लगता है कि आज का ये इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, जबकि पूरे जीवन वृत्त को एक कार्यक्रम में समेटने की मेरी इच्छा है। कितना कर पाती हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये बहुत हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं समझ रहा हूँ लगभग 30 वर्षों से मैं आपको जान रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमको एक ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं आपके माध्यम से जो आपके श्रोतागण हैं उनसे मैं रूबरू हूँ और उनसे कुछ अपनी जो जीवन वृत्तांत है उनसे साझा करूँ और उनसे बात करूँ। डॉक्टर साहब, आप एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को लोग बड़ा गंभीर मानते हैं। मैं हालांकि आलोक जी को व्यक्तिगत स्तर पर जानती हूँ। आलोक जी बहुत हंसते हैं, बहुत लाइट मूड के वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें आपके व्यक्तित्व पर तो चर्चा चलेगी ही, लेकिन आपकी पसंद के कुछ गीत भी हम सुनवाएंगे। पहला गीत कौन सा मैं प्ले करूं आपकी पसंद का? मैं समझता हूँ एक बहुत ही फेवरेट हमारा गाना है और जो आजकल की जो युवा हैं उनको भी जुड़ता है। याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार बहुत ही अच्छा गाना है, लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो गाना अपने लवर के लिए नहीं गाया गया, वो गाना उसने अपनी मदर की याद में गाया है। लेकिन आजकल जिस तरह से यूज़ होता है तो मैं समझता हूँ एकदम अलग परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है, बट उस गाने की जो वर्डिंग है और जो उसकी एक फील है वो बहुत ज़बरदस्त है जी। और बप्पी लाहिरी द्वारा ये गाना बनाया गया था और शायद मिथुन चक्रवर्ती पे फिल्माया गया था। चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब आपकी पसंद का ये गीत और उसके बाद फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करती हूँ मैं। याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ तुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली
प्यार। मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, कहाँ गुम अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान। जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ। कहाँ गुम अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर आलोक धवन, निदेशक जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र लखनऊ, जो एक वैज्ञानिक हैं और इसके साथ वो और भी बहुत कुछ है आपको बताना चाहूँ। डॉक्टर साहब, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ये आप ही पे अगर छोड़ूं कि पहला प्रश्न गेस्ट चॉइस है कि पहला प्रश्न क्या हो। तो मैं पहली बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कि कोई भी जना जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो ज़रूर उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा। हालांकि आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा श्रोताओं को कि क्यों मैंने रिसर्च को अपना ध्येय बनाया या अपना एक इस फील्ड में आए, हम क्यों आए। तो मैं समझता हूँ इसका मुख्य दो कारण कहना चाहूँगा। सबसे पहला कि हमारे पिताजी जो थे वो भी हालांकि मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने मेडिसिन टीचिंग को छोड़ के उन्होंने कहा मुझको रिसर्च करनी है, और सबसे कम उम्र में वो प्रोफेसर हो गए थे। उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज छोड़ के उन्होंने CDRI ज्वाइन किया, और तब से बचपन से मैं देखता आ रहा था कि घर में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक रिसर्च का माहौल। उस ज़माने में होटल्स भी इतने नहीं होते थे, तो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक CDRI में आते थे वो अमूमन घर में आके रात में खाना खाते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी मेरी। तो मुझे लगता था कि एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, लोग नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ों पे रिसर्च करते हैं,
और दूसरी चीज़ हमें जो घर से प्राप्त हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ वो ये था कि हमें कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो बेझिझक में पूछ सकता था। अक्सर होता था, मदर कहती थी भाई क्या है बेवकूफ़ी का सवाल, लेकिन फादर कहते थे नहीं इसको पूछ रहा पूछने दो। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ हमारे जो अभिभावक हैं इनको समझना चाहिए, बच्चों के अंदर की जिज्ञासा को मरने नहीं देना चाहिए। जितना भी बच्चा जिज्ञासु हो उतना आगे चल के आप उसको अगर और प्रमोट करें उसकी जिज्ञासा को, तो वही लोग आगे चल के अच्छा कर पाते हैं। जैसा आपने कहा कि हमारी शख्सियत जो है थोड़ी सी हंसमुख टाइप की है, तो मैं तो कहता हूँ ऑन अ लाइटर नोट, जितना बदमाश वैज्ञानिक होगा, बदमाश इन द सेंस कि क्रिएटिव हो, उतना अच्छा वैज्ञानिक निकलता है वो। तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, वो एक आदमी के अंदर की जिज्ञासा है, और जितना जिज्ञासु आदमी होगा उतना अच्छा विज्ञान आगे चल के कर पाएगा। तो आप हीरा बना नहीं सकते, हीरे को तराश सकते हैं। आप अगर ऐसे समझें तो आपने हीरा निकाला, वो हीरे को आपने कैसे तराशा ये उस पर डिपेंड करता है। ये मैं पूछ सकती हूँ कि ये हीरा जो मेरे बगल में इस समय शोभायमान है और जो चमक रहा है, इस हीरे को तराशने में सबसे बड़ा योगदान किन लोगों का है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफी भी जुड़ी है। मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर इसकी फिलॉसफी में आऊँगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसका शुरुआत हाई स्कूल तक लमार्टनियर कॉलेज में, वहाँ का एक फंडा था कि जो भी टीचर उस ज़माने के थे वो आपको पूरी छूट देते थे कि आप सवाल जवाब करें, और आपको इस तरह से पढ़ाया जाता था जैसे ज्योग्राफी के हमारे टीचर थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मैप खरीदो, उन्होंने आपको सिखाया कि मैप बनाओ, कंट्रीज़ के मैप बनाओ, रिवर्स माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर वो मार्क करो। फिर उस ज़माने में फोटोकॉपी नहीं होता था, साइक्लोस्टाइल मशीन उन्होंने अपनी ला के रखी थी ऑफिस में, और साइक्लोस्टाइल करके मैप्स रख देते थे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने के जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत दिलचस्पी रखते थे, और वो इस चीज़ को इंश्योर करते थे कि उनका नाम उनके स्टूडेंट से ही होना है, तो स्टूडेंट्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे, पहली चीज़। इसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे वहाँ मिस्टर मोहन, और ये मैं अवश्य बताता हूँ लोगों को, खासतौर पर आजकल की पीढ़ी को, कि उनकी समझ में आए। तो मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छा नहीं था, और उस ज़माने में मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, अगर आप मैथमेटिक्स में फेल हो गए तो आप फेल हो जाते थे। तो मैं उनके पास 9th में गया, मैंने कहा सर हमारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, और वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग उस समय में नहीं होती थी जब हम लोग छोटे थे, तो बच्चे को अपने आप ही सब कुछ देखना होता। तो मैं समझता हूँ ये एक फिलॉसफी की बात है कि पेरेंट्स ने जब आपका एडमिशन की स्कूल में करा दिया, तो कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बच्चे को उभार के, उसकी पर्सनालिटी उभार करके बाहर लेके आए। तो उस संदर्भ में हमने जब उनसे बात करी, मैंने कहा सर हमारा जो मैथमेटिक्स है थोड़ी वीक है, तो आप हमको ट्यूशन पढ़ा दें। तो उनका जो जवाब था मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने कहा कि आलोक आप हमको कितना जलील करेंगे। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा टीचर बोले मगर आपको इस काबिल नहीं बना पाया कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकें, क्या बात है, तो मैं ट्यूशन लूँगा, आप बताइए कि कब आ सकते हैं। तो मैंने कहा सर दोपहर में तो बहुत देर हो जाती, तो अर्ली मॉर्निंग में आ जाऊँगा। वो कैंपस में ही रहते थे, तो मैं सवेरे पहुँच जाता था उनके यहाँ 6 साढ़े 6 बजे, साइकिल से जाते थे तब, और सवेरे वो दरवाज़ा खोलते थे, क्या आप बैठिए मैं चाय बना के लाता हूँ, वो चाय बना के लाते थे। फिर जो उन्होंने चीज़ बताई वो काबिल तारीफ़ थी। उन्होंने कहा बेटा आप ये सवाल पढ़ो और इसको लगाओ। तो लगाया, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसमें किताब में पीछे आंसर दिए रहते थे। मैंने कहा नहीं सर सवाल तो नहीं ठीक है, ये गलत आया आंसर, फिर पढ़ो। तो उन्होंने कहा 10 बार सवाल पढ़ो। तो जो उन्होंने चीज़ कही वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूला। उन्होंने कहा अगर आपकी सवाल समझ में आ गया तो जवाब हमेशा सही होगा। जो आप कर रहे हैं और जो आदमी को 100 में 100 मिल रहा है जिस लड़के को, उन दोनों से ये फर्क है कि आप सवाल नहीं समझ पाए। तो आई थिंक जो साइंस है इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। If you understand the problem, you can find the solution. But if you don't understand the problem, you will never find a solution. So I think it was a major turning point for me that I could understand how to understand the problem. Right? तो ये उन्होंने हमको 1 महीने सिखाया, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहा। किस तरह से लोग उस समय पढ़ाते थे ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे SMS लैंग्वेज के आदी हो गए हैं, बहुत शॉर्टकट में बातें करते हैं। और अगर आपको उस समय की ध्यान हो, मैं समझता हूँ ये आपको मैं बता रहा हूँ लेट 70s अर्ली 80s की, तो अक्सर आपको सुनने में आता था कि आदमी रेलवे से चल रहा है और उसने रेलवे का बल्ब खोल लिया। तो वो फिजिक्स के टीचर ने ऐसे सवाल पूछा कि लड़के का नाम लिया, उसने कहा भाई ये वहाँ से बल्ब लेके आ गए, घर में लगाया तो बल्ब नहीं जला, जल गया। तो इसमें क्या है? तो उसने कहा साहब वहाँ 12 था, यहाँ 240 है। तो उन्होंने कहा भाई आपने 12 240 तो कहा, लेकिन
ये क्या है, जो उनकी भाषा है मैं आपको आज कहता हूँ। उन्होंने कहा ये हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, क्या है 12। तो उनका कहना था कि भाई जब तक आप फिजिक्स में यूनिट नहीं लगाते तब तक इसका कोई माने नहीं है। वही उन्होंने फिर हम लोग से कहा कि अगर आप कहीं इसी प्रकार से कहीं हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर में अगर डेट नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। जब मैं MSc कर रहा था, BSc में भी बहुत ऐसे टीचर हम लोग को मिले जिन्होंने कहा कि साहब आप अपनी कॉपी किताब बंद कर दीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे फंडामेंटल्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमसे दोबारा पूछिएगा, नोट्स आप ना लिखिए, अभी आप नोट्स अलग से लाइब्रेरी में बैठ के लिखिएगा, उससे आपकी अपनी सोच आएगी, लाइब्रेरी किताबों को कंसल्ट करना सीख जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक अलग विधा थी पढ़ाने की। MSc में भी यही था, प्रोफेसर खरे एक होते थे, MP खरे साहब, और जब वो घुसते सबसे मुश्किल टॉपिक उनके पास होता था। जब वो क्लास में आते थे कहते थे बेटा कॉपी किताब बंद कर दो, मैं आपको सिखाता हूँ। और उसके बाद बगल में लाइब्रेरी थी, उन्होंने कहा आप लाइब्रेरी में जाइए, अपने अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद मैं PhD में आया तो PhD में हमारे जो PhD गाइड थे प्रोफेसर PK सेठ साहब, बाद में डायरेक्टर हुए ITRC के। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये तो वो हैं जिनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप अपने जीवन काल में मिलते हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं। और मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूँ, जो हमारे साथ के लोग, उनसे भी कहता हूँ, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ सीखने को होता है। तो आप उनसे अच्छी जो उनकी ट्रेड्स हैं या जिनकी क्वालिटीज़ उनको एब्जॉर्ब करते जाइए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए आगे चल के। अगर आप अ पाथ ऑफ एक्सेलेंस अगर आप चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक्सेलेंस का पाथ तभी आएगा जब आप अपना 100% लगाएंगे किसी भी चीज़ में जी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे टीचर्स रहे हैं स्कूल से लेके अब तक, या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने हमको प्रभावित किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं समझता हूँ उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और जब मैं 2012 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल हेडशिप या इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में आया तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे काम आई। जैसे कि अहमदाबाद में मैं एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि भाई बच्चों को अगर हम रिसर्च की तरफ ले जाएँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, तो यही तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर आप किसी को छूट दीजिए और वो काम करे एज लॉन्ग एज देयर इज ट्रस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर भी जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के लोग थे उनको भी ये लगा कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं उसमें बहुत वैल्यू है। तो उस ज़माने में आप समझिए 2012 में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, चाहे हाई एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स हो, ये सब वहाँ पर लगाई। और BSc के बच्चे फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम करते थे। तो मैं उनसे ये कहता था बेटा देखिए अगर आपसे टूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक कराएंगे, अगर आपने तोड़ा तब प्रॉब्लम है। तो वो एक नज़रिया इसलिए मुझे मिला क्योंकि मेरे जो अभिभावक थे, चाहे पेरेंट्स रहे हो चाहे हमारे टीचर्स रहे हो, उन्होंने हमें इस तरह से गुरुकुल सिस्टम में पाल पोस के बड़ा किया। मैं चाहती हूँ कि ये जो गुरुकुल सिस्टम चाहे घर का था या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का था, उन सब के लिए अगर मैं एक गाना डेडिकेट करने को कहूँ, कौन सा गाना होगा? बहुत मुश्किल है ऐसे कह पाना एकदम से, लेकिन मैं समझता हूँ मैं आपके विवेक पे छोड़ूंगा इसको और आप जो उचित समझे गाना इसको अवश्य बजाएं। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं अपनी स्वयं की बात करूँ, आलोक धवन की बात करूँ, तो अपने लिए मैं जरूर कह पाऊँगा अपना दिल तो आवारा है, अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, सिखाया जो सबक जिंदगी ने। अगर बात करें, आपने बचपन को इतने अच्छे से निरूपित किया, इतने अच्छे से आपने उसे बताया शब्दों में बांध के, और उसके बाद आपने गाना पसंद किया है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पर आ जाए। अगर वहीं पर आऊँ और युवावस्था की बात करूँ, जब ये अवस्था होती है जब किसी पर दिल आता है, किसी को पसंद करने लगते हैं, आम फ्रेंड्स बनते हैं, ये सब कुछ एक अलग फेज होता है जीवन का। युवावस्था आपकी कैसी थी? बचपन तो आपने बताया कि आप शरारती थे, और अभी भी मुझे तो ये, जितना आलोक जी को मैं जानती हूँ एक वैज्ञानिक के रूप में भी, जब भी मेरी इनसे चर्चा हुई मुझे लगा कि इस गंभीर व्यक्तित्व के पीछे एक शरारती लड़का मुझे दिखता है हमेशा। तो आज मैं जानना चाहूँगी कि इस शरारती लड़के का जो बचपन था, उसके बाद युवावस्था में ये कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा हुआ, और कैसा था आपका युवावस्था का पीरियड? मैं समझता हूँ बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। और क्यों था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहता था उसमें 20-22 मकान, वो सब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की एक कॉलोनी थी। हमारे ग्रैंडफादर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थे, तो उस ज़माने में उन्होंने वहाँ पे बंगले बनाए। और अपने बचपन की मुझे याद है कि मेरे बगल में भी जो मकान था उसमें और हमारे मकान के बीच में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो मैं फादर से एक दिन ऐसे पूछा, बाबू यहाँ पर दीवार क्यों नहीं है? तो पड़ोस में डॉक्टर मसलदान साहब का मकान था, वो हमारे ग्रैंडफादर साथ के थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर और मसलदान साहब के बीच में करार हुआ था कि हमारे उनके बीच में कभी दीवार नहीं रहनी चाहिए, बोल दीवार बन गई तो फिर क्या फायदा। क्या तो मैं समझता हूँ इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस बड़ा मुश्किल से मिलता है। और दूसरा एक चीज ये थी कि जितने भी बच्चे मोहल्ले में थे वो सब लोग एक घर में शाम को इकट्ठा होते थे, और सारे बच्चे शाम को एक जगह, क्योंकि उस समय कोई टीवी नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो लड़के लड़कियां सब एक जगह इकट्ठा होकर साथ में खेलते थे।
तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत मुश्किल से इस तरह होता है, और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा। और मेरी उस समय 2 सिस्टर्स थी, बाद में छोटी सिस्टर हो गई, 3 सिस्टर्स हमारी थी। तो हम लोग सब इसी तरह बढ़ते गए और हमारा लड़के लड़कियां एक साथ मिल के खेलते तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और लगभग आप मान के चलिए कि 2-2.5 घंटा रोज शाम को हम लोग सब साथ मिल के खेलते थे। उसके बाद तो जो भी आप उसको कहें, अगर हम लोग की जो साथ की लड़कियां थी अगर उसमें कुछ था भी तो ऐसा कभी ये भाव नहीं आया कि मतलब एक इन्फैचुएशन टाइप का नहीं था। वी आर प्लेइंग टुगेदर आई थिंक एंड वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आई थिंक वी कुड टॉक एनीथिंग टू देम एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड इवन नाउ। सबकी शादियाँ हो गई, सबके बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादियाँ हो गई, नानियाँ बन गई हैं, बट मैं समझता हूँ आज भी वैसे ही रिश्ते हम लोग के हैं जैसे बचपन में थे। अच्छा। तो एक वो जो एक माहौल था मैं समझता हूँ किसी भी इंसान के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, जहाँ पे सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम थे। हमारे भी जॉइंट फैमिली थी उस समय, चाचा जी उनके बच्चे सब साथ में पले बड़े। तो एक बहुत ही एक अच्छा माहौल था, ना कि आज का माहौल जैसे जहाँ 90% लोग अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होता है जब वो एडोलेसेंस में जाते हैं बच्चे आजकल। तो हम लोग के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं था। और जहाँ पर भी मैं समझता हूँ जहाँ आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा तो हम फर्स्ट बैच थे जो को एजुकेशन थे, तो उसका भी एक अपना अलग मज़ा होता है। आज तक हम सब कनेक्टेड हैं। उसके बाद MSc में आए तो वो एक थोड़ा सा दोस्ती में सीरियसनेस आने लगती है, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ MSc के पोस्ट MSc PhD में तो ये सीरियसनेस आती है। और जब मैं PhD कर रहा था तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद पब्लिकली आज बोल रहा हूँ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारा रजिस्ट्रेशन था डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री से, और प्रोफेसर सनवाल हमारे गाइड थे वहाँ से, और डॉक्टर PK सेठ थे IITR से। तो उनसे थीसिस डिस्कस करने के लिए मैं जाता रहता था। ये मैं समझता हूँ 1990 के आसपास की बात, जब मैं थीसिस सबमिट करने जा रहा था तो एक बार मैं उनसे मिलने गया। सेठ साहब ने कहा कि आप जाके उनको थीसिस का अपना ड्राफ्ट दिखा दीजिए। तो किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब इस समय कोई ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर बैठे हैं, तो तुम जाके उनसे बात कर लो, उनसे टाइम ले लो, इस समय तो नहीं मिल पाएंगे। तो मैं उनसे मिलने गया। तो उस समय वहाँ पर सरस्वती वंदना चल रही थी, कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें, और कुछ वहाँ की स्टूडेंट्स थी MSc की जो उस समय सरस्वती वंदना रिसाइट कर रही थी। और इत्तेफाक से जो उनमें से एक स्टूडेंट थी उसके ऊपर एकदम से मेरी नज़र गई, तो बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी जो गा रही थी गाना। और जब मैं डॉक्टर से बात करके निकल गया, फिर मैं उसके बाद दोबारा कभी गया होऊंगा तो फिर मुझे दिखाई पड़ी। तो मैंने किसी से पूछा भाई कौन है, तो उन्होंने नाम बताया। फिर पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने कहा चलो उससे बात करके देखता हूँ। और फिर धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ वी गॉट मैरिड, बट नॉट थ्रू आवर सिस्टम्स। शी वॉज वेरी क्लियर कि अगर शादी होनी है तो पेरेंट्स की रजामंदी से होगी। और ये भी मैं समझता हूँ कि बता देना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक हूँ तो कैसे एक्सपेरिमेंट प्लान किया जाता है ये स्टडी ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। तो मैंने ये बात मानी उनकी कि भाई चलिए। और उस ज़माने में बहुत फ़र्क है मैं समझता हूँ। एंड शी ऑल्सो सेड वेरी ओपनली एंड आई ऑल्सो अग्रीड टू व्हाट शी सेड कि वंस एवरीथिंग इज सेटल्ड ओनली देन वी विल मीट। तो बाकी जो बात हो गई, लेकिन मुलाकात तभी होगी जब अगर बात आगे बढ़नी है तब। तो उसके बाद उनके पेरेंट्स आए घर पे फादर से मिलने। तो उस ज़माने में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसके बाद खैर जॉइंट फैमिली सिस्टम उस समय नहीं था, लेकिन मदर को भी लगता था भाई कोई आ रहा है, देखने वाले आ रहे हैं, क्या है। तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ अपना खेलो कूदो, अभी घूम के आ जाओ, फिर हम लोग बात करेंगे। सो देन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर दैट टाइम शी वॉज अलाइव, तो उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब अपना देखा भाली जो भी करनी थी उनको करी। फादर का एक बहुत ही क्लियर कट सिस्टम था। उनका कहना था कि अगर हमने लड़की देखी तो हम शादी कर देंगे। ये उनके उसूल थे कि मैं लड़की देख के मना नहीं करूंगा कभी। और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप लोग समझें कि लड़की कोई शोकेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो अगर आपको जो भी करना है आप बैकडोर से बात कर लो, देख लो, फोटो देख लो। एक बार लड़की देख के मना करना उसके लिए बहुत ही कष्टकारी है। बिल्कुल। तो ये उनके दिमाग में था। तो जब बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना चाहिए। तो भाई बड़े लोग जो घर के थे वो पहले उनके यहाँ गए, उन्होंने बातचीत करी, उनसे मिले। जब उनको ठीक लगा तो मैं अपने फर्स्ट कजिन, मतलब बड़ा ही भाई समझिए, वो भाभी, तीनों लोग फाइनली गए। तो हम तो पहले मिल ही चुके थे। तो खैर वहाँ सब बातचीत फाइनल हो गई। उन्होंने कहा भाई तुम बताओ। मैंने कहा मेरे साथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे जो सबसे बड़े जिया जी हैं वो उस समय बाहर थे। जब वो लौट के आए तो कोई घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया जिसमें हमारी वाइफ को बुलाया गया। तो हमारे फादर ने जिया इसका भाई चलो तुमको ही मिलवा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आलोक ने हमें और मतलब हमारी सबसे बड़ी दीदी जो थी
उन दोनों से मैंने इसको यूनिवर्सिटी में एक बार दूर से दिखा दिया था, उन्होंने भाई आप देख लो, अगर आप लोग सेटिस्फाइड तभी आगे। तो बोले हम पहले देख चुके हैं। तो हमारी मदर उस टाइम पे बहुत नाराज़ हुई, भाई तुमने हमको बताया नहीं। सो हमने कहा भाई आपने अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें खरी उतरी तभी तो शादी हुई। तो हम बताएं ना बताएं, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप कभी कोई मुझसे पूछता है कि आपकी क्या लव मैरिज थी, मैंने कहा कि लव मैरिज तो अपनी का लव अरेंज मैरिज विद लव थी। So it was an arranged marriage. It could have happened, it may not have happened. I don't know. But end of the day, if your planning is correct, things fall in place. मुझे तो अगर आप एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस भी दिख रही है, वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप प्लानिंग ठीक से करें एक्सपेरिमेंट, तो सक्सेस जरूर मिलती है। सक्सेस रही। लेकिन इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी वाइफ भी दी, मेरी PhD भी दी, और ये मेरी चौथी पुश्त है इस समय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड। मेरे छोटे बेटे ने भी वहाँ से ग्रेजुएशन किया। क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं लखनऊ का पला बड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं मीनू जी आपसे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि उस समय बहुत कम लोग होते थे लखनऊ में, और सब एक दूसरे को जानते थे। छोटा सा लखनऊ था। तो मुझे वो दिन भी याद है कि उस ज़माने में फादर के पास विदेश से पत्र बहुत आते थे। तो हम लोग का स्टैम्प कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है, 2-3 जनरेशंस का स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन कलेक्शन है घर में। तो उनकी जो पत्र हमारे घर में आते थे उसमें केवल उनका नाम लिखा होता था, प्रोफेसर BN धवन लखनऊ। बहुत सारे पत्र ऐसे आए जिसमें प्रोफेसर BN धवन लखनऊ लिखा है, वो सीधे घर पे आ जाता था जी। तो मैं अक्सर पूछता था कि भाई कैसे होता है, तो उन्होंने कहा साहब GPO में है, GPO के बाद सीधे निशातगंज का जो डाकघर है वहाँ आता है, वहाँ से सबको मालूम है, वो चला आता है। उस जमाने में गिनती की फिएट होती थी, उनमें से भी हरे रंग की फिएट 5 या 6 होती थी। तो ये मैं समझता हूँ लखनऊ की मोहब्बत, उस लखनऊ का कल्चर, उसकी तहजीब बहुत अलग थी। और मैं उस टाइम पे, उस दौर में जो पला बड़ा, मैं समझता हूँ अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिए, आप लखनऊ की जो मोहब्बत की बात आप करने लगे, लेकिन जो पहले वाली मोहब्बत की बात थी वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। मैं एक अक्सर उस मोहब्बत को मैं आगे बढ़ा देता हूँ अब, क्योंकि इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ खुल के बातचीत हो रही है। और मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे आज की जनता है, या जो आज के अभिभावक हैं, जो आज के लोग हैं, और मैं अक्सर सुनता हूँ कि बहुत परेशानी होती है लोगों को एडजस्ट करने में, फैमिली में, इसमें, और आफ्टर सेवरल इयर्स दे फाइंड आउट देयर वाज समबडी। तो जब हमारी इंगेजमेंट की बात आई, इंगेजमेंट हुई, उसके बाद जब पहली बार इनफॉर्मली मेरी बात हुई मेरी वाइफ से बैठ के आराम से, तो मैंने उसको जितनी भी पास्ट हमारी थी उनके बारे में सबको बता दिया। मैंने कहा भाई देखिए, यहाँ ख़त्म, you are the last and that's it, finished. Whatever was past is past, let us not go back in history. So I think you should be transparent, open, trustful. ये जो रिश्ते होते हैं ट्रस्ट पे ही होते हैं, 100% ट्रस्ट पे। और उसके बाद मुझे एक किस्सा याद आता है कि हम लोग साथ में कहीं हजरतगंज में टहल रहे थे, और एक हमारी पुरानी मित्र जो थी वो मुलाकात हुई, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया अपनी वाइफ से। तो उन्होंने कहा वो हाउ लकी यू आर, हम तो सोचते रह गए। So well, I think those are the days, but I think that has gone a long way in our relationship. We've been married for more than 32 years now. मैं एक सोशल मीडिया पे अक्सर आपके बगल में बैठी या खड़ी एक खूबसूरत जो महिला है उसके चित्र को अक्सर देखती रहती थी, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि इस चित्र के पीछे एक इतनी खूबसूरत, इतनी कलात्मक स्टोरी है। मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री की हैं, MSc बायोकेमिस्ट्री उन्होंने भी किया। तो ये नाम तो बताइए। नीता धवन है उनका नाम, नीता। तो मैं समझता हूँ मेरा नाम आलोक है, आलोक एक लाइट को बोलते हैं या प्रकाश को बोलते हैं, मैं तो नीता को बोलता हूँ कि उनकी नीयत ठीक रहती है। तो मैं समझता हूँ इन जनरल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, क्योंकि साइंस में मैं अपने साथियों को देखता था, उनकी वाइफ हमारी वाइफ से बात करती थी कि भाई हमारे हस्बैंड रात में 8 बजे आते, 9 बजे आते, लोग क्या करते हैं? बाकी तो लोग बैंक वाले या जो और जगह के लोग हैं अक्सर अमूमन 6, साढ़े 6 तक घर पहुँच जाते हैं। तो वाइफ कहती नहीं भाई ये साइंटिस्ट हैं, उन लोग के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से थी, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे बहुत काम आई कि उनको समझ में आता था, और अक्सर हम उनसे अपना जो विज्ञान होता था डिस्कस भी कर पाते थे जी। तो उनको भी अच्छा लगता था कि किस प्रकार का कार्य चल रहा है। आज भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आज नहीं होता है। बहुत अच्छी बातें आपसे चल रही हैं, और मैं बीच बीच में आपके पसंद के गाने भी प्ले कर रही हूँ। हालांकि हर बार मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना कि म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, मैं अपने हिसाब से गाने प्ले करती जा रही हूँ।
तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो,
मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर आज बातें मुलाकातें कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं मीनू खरे। मेरे साथ हैं डॉक्टर आलोक धवन जो एक बड़े वैज्ञानिक हैं और इस समय निदेशक हैं जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपके जीवन के मैंने कई सारे फेजेस को खुद ही जानती हूँ कि जब आप ITRC में थे, जब आप CDRI में थे, कई सारे विधाएं आपके पास हैं, लेकिन ये एक वैज्ञानिक का जो आपका रूप है, इसके अलावा आज मुझे बात करनी है। डॉक्टर आलोक धवन को कौन कौन से शौक है? मैं बाग बगीचा का शौक तो सोशल मीडिया पे सुबह सुबह देख लेती हूँ, ज़रा कुछ शौक के बारे में बताया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं समझता हूँ कि कोई भी वैज्ञानिक हो या किसी भी प्रोफेशन में आप हो, जो प्रोफेशन है वो एक आपका बहुत ही छोटा सा परसेंटेज होता है पर्सनालिटी का। और मैं बार बार कहता हूँ कि पर्सनालिटी इज़ नॉट व्हाट इज़ टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका तब होता है जब आप अपनी सारी चीज़ को फुल्ली एक्सप्लॉइट करें। और जहाँ तक आपने मेरी हॉबीज़ की बात करी या जो हमारे और शौक हैं, उसमें कई हैं, जिसमें कि एक मैं समझता हूँ फोटोग्राफी, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ फोटोग्राफी। तो मैं इसकी तो गवाह मैं हूँ, ही इज़ ए फोटो आर्टिस्ट मैं इनको कहूँगी, क्योंकि जितने बड़े ये वैज्ञानिक हैं उतने ही बड़े ये फोटो आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक सूर्य की फ़ोटो खींची और उसको सोशल मीडिया पे डाला, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये पूछने में कि भाई ये कौन सा मोबाइल है जिससे फ़ोटो खींची गई। तो मैं समझता हूँ, देखिए साइंस जो है वो भी एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर निर्धारित है जी। तो आप जितना महीनियत से किसी चीज़ को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा मेरा शौक है वो मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। और एक ज़माना था जब मुझे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा शौक था, तो ढोलक भी मैंने बजाई, हारमोनियम बजाया, बोंगो बजाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों से एक इंसान में रिदम आती है। और तीसरा शौक था मुझे गानों का, चाहे वो हिंदी म्यूज़िक पुराने ज़माने की रही हो, चाहे वो 80s और 90s का पॉप म्यूज़िक रहा हो। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहा गानों का, आज भी है। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं वो गानों को सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे हमारे मोबाइल के ज़रिए मैं सुनता हूँ। और ढोलक बजाना किससे सीखा? ये सब बाय एंड लार्ज मैंने अपने आप ही सीखा। और उसके अलावा मेरे को थोड़ा सा आर्ट के ऊपर भी शौक था, तो स्केचिंग वगैरह करता था मैं, खासतौर पे कार्टून कैरेक्टर्स की। अरे वाह। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, मुझे लगता था क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास समय होता था, उस समय मोबाइल पे बर्बाद करने का टाइम नहीं था, तो आपके अपने जो शौक थे आप उनको पूरा कर पाते थे। मैं समझता हूँ उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो बिकॉज एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और इसके अलावा मैंने जो आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये तो एक कंपोनेंट जो मेरी हॉबीज़ है, उसके अलावा मैं खेल में भी उतना ही अच्छा रहा हूँ। अच्छा। और उसमें क्रिकेट, टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, इतने खेल खेले। जबकि मैं ITRC में था तब भी मैं कई खेलों में चैंपियन रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती हैं। ये एक ही शरीर में इतने लोग कहाँ से रहते हैं? अब मुझे तो नहीं मालूम कहाँ से रहते हैं, बट आई थिंक they have accommodated in that शरीर very well। शूटिंग का भी बड़ा शौक था, एयरगन जहाँ भी मुझे मिलती थी, खासतौर पर मेलों वेलों में जाता था तो बड़ी शौक से मैं चलाता था। उसके अलावा हम अपने बचपन की देखें तो हम लोग उस जमाने में लट्टू और कंचे ये सब बहुत खेला करते थे। तो ये जो पोजीशंस है, मैं समझता हूँ आदमी अगर जितनी जल्दी समझ जाए कि पोजीशन उतने दिन के लिए, जब तक आप फाइलें साइन कर रहे हैं, उसके बाद आप इंसान कैसे हैं, आपके क्या शौक हैं, रिटायरमेंट बाद कैसे। बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम होती है, रिटायरमेंट बाद में क्या करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो अपने शौक हैं, आपकी जो कला है, उनको आप उभारते रहिए, उनको भी साथ साथ लेके चलिए, तो आगे चल के आपको कठिनाई भी नहीं होती है। और मैं समझता हूँ ये आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है आपके काम में। मेरा मन कर रहा है कि आपका जो माउथ ऑर्गन वाला जो शौक है, आपके पास माउथ ऑर्गन तो अभी है नहीं, आप मुझे माउथ ऑर्गन पर एक कोई गाना निकाल कर मुझे सुनाइए, ये मेरी बहुत इच्छा है। अवश्य। जो माउथ ऑर्गन के एंथम्स बोले जाते हैं, हाँ। उसमें से एक है ए अपना दिल तो आवारा, और दूसरा है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, शोले का गाना। मैं आपको अभी सुनाता हूँ स्टूडियो में जी, और आपके माध्यम से आपके श्रोता लोग भी सुन पाएंगे। तो अर्ज है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ मीनू जी से हमारी दोस्ती पिछले 3 दशकों से अधिक की है, और इतनी ही दोस्ती हमारी ऑल इंडिया रेडियो से भी है। जी जी। तो ये दोस्ती आगे भी इसी प्रकार बरकरार हमेशा रहेगी। ये आपकी नज़र हमेशा ये दोस्ती रहेगी।
डॉक्टर साहब, एक विस्तृत कैनवास में हमारी बातचीत चली। कुछ बातें ऐसी मैं अब करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत स्पीड से चली, आप भी बहुत व्यस्त रहे, तमाम शौक़ आपके रहे, तमाम क्षेत्रों में आपने काम किया। कुछ उपलब्धियों की पहले चर्चा हो जाए और उसके बाद का मेरा प्रश्न आपसे होगा, जो अभी बता दे रही हूँ। मेरा प्रश्न ये होगा कि उन उपलब्धियों के पार जो है वो जो आलोक, जो एक नॉटी लड़का था, वो कितना बचा? देखिए, मैं जो दूसरा आपका सवाल था कि मैं कितना नॉटी रह गया हूँ, पहले उत्तर दे देता हूँ। मैं नॉटी तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हाँ, जितना मैं, मतलब नॉटीनेस को आप लिटरली ना लें तो मैं समझता हूँ लाइवली अगर आप लें तो मैं जैसा बचपन था वैसे ही आज हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। वो आपकी एक पर्सनैलिटी है। मैं समझता हूँ कि आप जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ आप ऑब्वियसली सीरियस आई हैं, बट आई थिंक परहैप्स इट इज़ इन माई जीन्स। माई फादर वॉज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट, उनको भी एक बहुत ही विटी सेंस ऑफ ह्यूमर था, वैसे ही हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाँ, मैं समझता हूँ ये कहना बहुत अच्छा है कि विटी एंड ह्यूमरस नेचर जो तो वो मैं समझता हूँ कि हमारा नेचर जैसा है वैसे ही है। मैं बहुत सारे लोगों से, अभी हाल में किसी से मुलाकात हुई लगभग 35 वर्ष बाद, तो उन्होंने कहा लोग मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग 35 वर्ष बाद मिल रहे हैं। तो मैंने कहा उसमें लगना क्या, जैसे थे वैसे ही हैं। आई डोंट थिंक दैट विल चेंज एवर। जहाँ तक सवाल है कि कैसे आगे मैं बढ़ा या यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सीखें और एंजॉय ना करें, अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठें तब आपको तकलीफ होती है। अगर आपको मालूम है आप उसी में एक तरीके से इमर्स थे शुरू से एंड यू आर एंजॉइंग दैट थिंग, तो आपको फिर ये नहीं लगता है कि ये एक बोझ है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, चीज़ें अडेप्ट करता गया, लोगों से और नई चीज़ें सीखता रहा। जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, मैं समझता हूँ कि जो पोजीशंस हैं ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि वो है कि क्या हम वापस दे सके। जैसे कि कुछ, जब मैं टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट में था, ATR में निदेशक था, उसके पहले जब मैं वैज्ञानिक था तो एक नैनो टॉक्सिकोलॉजी की विधा हमने भारत में शुरू करी 2005-06 में। और इसके लिए मैं एक TEDx लखनऊ जब शुरू हुआ तो उसके जो शुरुआती टॉक्स थी उसमें हमने एक टॉक दी, सपोर्टिंग रिस्क इन साइंस। और मैं समझता हूँ उस समय के जो निदेशक थे उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। तो ये चीज़ मैं अवश्य कहता हूँ कि जो प्राइवेट सेटअप है उनमें कोई अगर आदमी रिस्क लेने को तैयार है एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको क्रश नहीं करना चाहिए। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट वेयरएवर आई टुक रिस्क, चाहे वो कंप्यूटेशनल टॉक्सिकोलॉजी रही हो, चाहे नैनो मटेरियल टॉक्सिकोलॉजी रही, तो उस जमाने में जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये उपलब्धि हुई कि भारत इन विधाओं में विश्व में जाना गया। या CSIR नैनो टॉक्सिकोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 4 तक पहुंच गया, नंबर 5 पे हार्वर्ड थी। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप उपलब्धियों की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ, जैसे मैं आगे बढ़ा और किस तरह के हम वैल्यू सिस्टम्स अपने बच्चों को दे पाए या अपने स्टूडेंट्स को दे पाए, तो वो भी एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। जो पोजीशंस हैं दे आर जस्ट टू सर्व द नेशन थ्रू अ सर्टेन पोजीशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें आप जो भी हम पिछले 10-11 वर्षों से निदेशक पद पे कार्यरत है, मैं समझता हूँ बहुत सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर पाए जिससे कि विज्ञान बहुत तेजी से बढ़े उन संस्थानों में। जैसे मैंने आपको बताया, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में मैं ये कर पाया कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो थे वो आज रिसर्च पब्लिकेशंस छापते हैं वहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब NEP में आया है, मैं 2012 में शुरू कर दिया था। तो उस समय बहुत फार साइटेडनेस थी, लेकिन वहाँ के जो विजनरी लीडर्स थे उन्होंने इसको समझा और सामने लेके आए, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से IITR में हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, स्टार्टअप कल्चर उस समय शुरू किया, तो बहुत नया नया था उस समय, लेकिन शुरू हुआ। और एक किस्सा मैं कोविड, क्योंकि फिर आजकल चर्चा में है तो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो उपलब्धि एक तरीके से मैं मानता हूँ उसको, मेरी नहीं थी लेकिन मैं समझता हूँ लीडरशिप की उपलब्धि थी। जब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कम होती जा रही थी, केवल SGPGI और KGMU में टेस्टिंग होती थी, तो एक क्लैरियन कॉल दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि उस समय में जो हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, कि जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास RT-PCR है उनसे कहा जाए कि भाई टेस्टिंग शुरू करें, तो एकदम से रैंप अप हो जाएगी। तो मैंने अपने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, हमने कहा भाई हम लोग क्या भी RT-PCR हम लोग टेस्टिंग करें। तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो सीनियर थे खासतौर पर, उन्होंने कहा नहीं भाई लोग देख लो, कोविड का मामला है, ये फर्स्ट वेव की बात थी, तो कुछ मालूम नहीं था कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात थी। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो जब हमारे बच्चों को कोविड होगा हम टेस्टिंग कराने कहाँ जाएंगे। तो लेट मी टॉक टू द यंग साइंटिस्ट। तो यंग साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड, हमने कहा भाई आप लोग जो वॉलंटियर करना चाहें आप वॉलंटियर करें और मैं सेटअप पूरा बनाता हूँ।
तो KGMU की मदद से और ICMR की मदद से हम लोग ने पूरा सेंटर एक डेवलप किया टेस्टिंग के लिए, पूरी एक लैब बनाई गई और बहुत ही मुझे खुशी हुई कि जब मैंने वहाँ से छोड़ दिया उसके बाद भी टेस्टिंग चलती रही वहाँ पे। लगभग 4-4.5 लाख सैंपल टेस्ट हुए उस फैसिलिटी में। और ख़ास बात ये थी कि जितने लोग उस फैसिलिटी में इन्वॉल्व थे, चाहे स्टूडेंट्स रहे हो, चाहे साइंटिस्ट रहे हो, चाहे सफाई कर्मचारी रहे हो, किसी को भी फैसिलिटी से कोविड नहीं हुआ। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही और उसके लिए हमारी राज्य सरकार ने, उस समय के कमिश्नर ने, सबने बहुत हम लोग को कहा कि बहुत अच्छी बात आपने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे वो सैनिटाइजर की बात उस समय रही हो, लगभग 3-3.5 हज़ार लीटर सैनिटाइजर हम लोग बना दिया। तो मैं समझता हूँ छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, आप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उपलब्धियों को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए आप उसी तरह। तभी मैं कहता हूँ जो एक्सीलेंस का पाथ है वो नेवर एंडिंग है और एक्सीलेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप उस पाथ पे चढ़ जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, मैं कहता हूँ सीढ़ी चढ़ते तो पीछे की जो सीढ़ी के हिस्से हैं वो टूटते जाते हैं, आप बस ऊपर ही चलते रहेंगे हमेशा। तो जब तक आदमी एक पाथ ऑफ एक्सीलेंस पे चलता है, उसके मन में एक जज्बा है, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी है, उसके मन में एक सोसाइटी को रिटर्न करने की बात है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि रफ्तार बहुत तेज है आजकल जिंदगी की। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक थोड़ा टाइम निकाल के उसको समझता हूँ कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इसको और सुधारा जा सकता है, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, खासतौर पे जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हों, बैठ के समझें। नहीं तो एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल या बहुत ही इम्पर्सनल वे होता जा रहा है। वो व्हाट्सएप पे हाई कर दिया, बर्थडे भी नहीं विश होती, कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ एक धीरे धीरे करके हम लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं और स्क्रीन बीच में आ गया है। तो जितना ज़्यादा हमारी सबसे बड़ी आजकल के ज़माने में उपलब्धि ये होगी कि हम स्क्रीन से हट के आमने सामने बैठे, जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, कुछ दुख सुख की बातें करें, कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें करें, कुछ अच्छे गाने सुने। जीवन में मीठा इतना है, खट्टा है कुछ? खट्टा क्यों नहीं है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको चाहे तीखा समझें चाहे खट्टा समझें। अगर खट्टा और तीखा और नमकीन नहीं होगा तो मीठे का मजा नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब आप बहुत मिर्च वाला खाना खाते हैं उसके बाद जो आइसक्रीम खाने का मजा है वो कभी नहीं आता है। आलोक जी को गुस्सा आता है कभी? जरूर आता है, लेकिन धीरे करके बहुत कम हो गया। पत्नी से अगर लड़ाई होती है कौन मनाता है? गुड क्वेश्चन। अमूमन दोनों मिल बैठ के मना लेते हैं एक दूसरे को, बट आई थिंक इस लेवल तक लड़ाई नहीं होती कि ना मना पाए। और मैं समझता हूँ लड़ाई क्या एक मतभेद है किसी विषय पे, तो मैं समझता हूँ इट इज़ ऑलवेज अ हेल्दी रिलेशनशिप टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन। जी, कुछ सपने बचे हैं अभी, बहुत कुछ मिला है जीवन में। मैं समझता हूँ आप मीनू जी, मैं इससे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं ऊपर वाले का और अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ जितना एक लाइफ में मुझे मिल गया, मैं बहुत ही अपने जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग रहे उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब जैसा कि आज आप एक रेडियो बायोग्राफी जैसा आपने कहा एक शब्द मैंने पहली बार सुना, तो मैं समझता हूँ जो हमारे संस्मरण इनको कभी मैं लिखूं, इनको जरूर आम लोगों से साझा करूं। लेकिन आजकल वो भी इतनी स्पीड से बदल रहा है कि पता नहीं लोग अब किताब पढ़ेंगे कि इस तरह की रेडियो बायोग्राफी सुनना चाहेंगे, तो इसके ऊपर मैं विचार करूंगा। और एक चीज़ कभी कभी लगता है कि क्या हम इस प्रकार से कुछ कार्य कर पाएँ जिससे कि आम जन तक कुछ पहुँच सके और उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस संस्थान से कुछ इस प्रकार की चीज़ निकल जाती है, IITR से बहुत चीज़ें ऐसी निकली, तो मैं समझता हूँ हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे। और बाकी आई फील वेरी कंटेंट द वे लाइफ हैज़ ट्रीटेड मी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। डॉक्टर आलोक धवन, बातें मुलाकातें में आपसे कितनी सारी बातें की, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ शेष रह जाता है। आपका इशारा हो रहा है कुछ और कहने का, बहुत स्वागत है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब आप इसको नॉटीनेस कहें या जो भी कहें, विटीनेस मैं कहती हूँ। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे मित्र थे, घर के पास में ही रहते थे हम लोग, तो उनके भी कुछ रिलेटिव्स कानपुर में रहते थे और मेरे भी ननिहाल कानपुर में थी। और घर में मेरे उन दिनों कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। तो हम लोग ने प्लान किया सुबह सुबह साइकिल से कानपुर चलते हैं। ये BSc की बात है। तो एक तरफ से तो हम लोग कानपुर पहुंच गए साइकिल से। जब मैं नाना जी घर पहुंचा तो बहुत डांट पड़ी मुझको कि तुम बिना बताए इस तरह साइकिल पे चले आए कानपुर तक। और लौटते हैं फिर उन्होंने इंश्योर किया कि भाई साइकिल को आप बस पे लाद के ले जाइए। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज दैट अ पर्सन शुड हैव द गट्स टू टेक रिस्क। नो रिस्क नो गेन, एंड हायर द रिस्क हायर द गेन। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो पैशन है, जो भी इस तरह की चीज़ों, उनको एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर कर ले। चाहे जो मैंने आपको अपना पर्सनल जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है वो भी बताया,
तो मैं समझता हूँ जब तक आप एक्सपेरिमेंट या अपने अंदर की जो बात है उसको रखेंगे नहीं, लाइफ में मज़ा नहीं आता है। तो आपके अंदर जो भी हो उसका पूरा मज़ा उठाएं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल है, मैं आपको आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, तो अपने हाल में बेटे की शादी में जो नगाड़े वाले आए थे उनसे नगाड़ा लगे मैंने स्वयं बजाया। अरे वाह और उसका आनंद जो था मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वही शादी का दिन था और एक दिन बाद उनका रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन में जो ग्रुप आया था जो परफॉर्म कर रहे थे म्यूजिक, तो उनके साथ मिलके जो मेरे पसंदीदा 3-4 गाने थे उनके साथ मिलके हमने गाए। तो मुझे तो बहुत ही जो सेटिस्फैक्शन कहते हैं, मुझे बहुत मजा आया। लोग कह रहे थे कि यार ये मैंने कभी देखा नहीं कि फादर खुद चढ़ के गाना गा रहे। तो मैंने कहा इट इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई थिंक वी शुड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ऐसी मैं कामना करती हूँ कि ये जिंदा दिली जीवन में, ये ऊर्जा, ये स्फूर्ति, ये उत्साह, ये उत्साह, ये हमेशा बना रहे और जिंदगी यूं ही खुशनुमा रास्तों पर चलती रहे। डॉक्टर आलोक धवन, बातें मुलाकातें में हमारे मेहमान खुसूसी बनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।